हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। पहले पीरियोडिक टेबल का इतिहास जानेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की खोज किस प्रकार हुई, इस पर चर्चा करते हैं। तत्वों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास लेवोजियर ने किया था। लेवोजियर ने पूरे तत्व को दो भागों में बांटा था, धातु और अधातु। इसका वर्गीकरण बहुत सिंपल था, लेकिन इस वर्गीकरण का दोष क्या था ना, उसमें तो बहुत कम तत्व को खोजे गए थे, 20 या 30 तत्व थे। तो उसका दोष था कि इसमें उपधातु का स्थान नहीं था। फिर दूसरा आया डोबराइनर का ट्रिक। डोबराइनर ट्रिक नियम। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित 3 तत्वों में से 2 तत्वों का औसत निकालने पर तीसरे तत्व का परमाणु भार आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें सोडियम और लिथियम। सोडियम का परमाणु, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये 3 तत्व हो गया। सोडियम का परमाणु भार होता है 23, लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39। तो इसमें पोटेशियम और लिथियम का जब हम औसत निकालते हैं बटे 2, तो 39 + 7 बटे 2, 46 बटे 2 बराबर 23। ये सोडियम का परमाणु भार है। तो यहाँ पर डोबराइनर का त्रिक नियम इस तीनों पर लागू होता है। तो डोबराइनर ट्रिक लॉ इस पर लागू होता है। लेकिन डोबराइनर का जो त्रिक था, ये नियम ज्यादा तत्वों पर लागू नहीं होता था, 2, 3 या 4 जोड़ा ही था जिस पर लागू होता था ये सब ट्रिक। और इसके जोड़ों में से और थे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसका एक और जोड़ा था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो ये 3 जोड़ा ही था जिसमें कि इसका डोबराइनर का ट्रिक लागू होता था। इसलिए इसको भी, तो इसका दोष यही हो गया, ये ज्यादा तत्वों पर लागू नहीं होता था। इसके बाद डोबराइनर का त्रिक नियम, उसके बाद फिर आया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। तीसरा जो था वर्गीकरण, वो तीसरा न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था। इस नियम का जो आधार था वो एक संगीत का जो स्वर होता है, सा रे ग म प ध नि सा, मतलब ये जो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, तो इसके नियम के अनुसार कि पहला तत्व
और आठवां तत्व, दोनों का रासायनिक गुण समान होगा। जैसे उदाहरण के लिए ले लें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। उसमें अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, तो लिथियम, हाइड्रोजन और हीलियम की खोज ही नहीं हुई थी, तो लिथियम से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन भी नहीं। उसके बाद फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। उस समय अक्रिय गैस की खोज हुई ही नहीं थी, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें, एल्युमिनियम के बाद फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। तो लिथियम का जो आठवां तत्व है इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम का रासायनिक गुण सोडियम से मिलेगा। तो इस नियम के अनुसार तत्व के परमाणु भार के क्रम में रखने पर आठवां तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है। वैसे लिथियम का गुण सोडियम से मिल रहा है, फिर बेरिलियम का गुण मैग्नीशियम से मिल रहा है, फिर बोरॉन का गुण एल्युमिनियम से मिलेगा, फिर कार्बन का सिलिकॉन से मिलेगा। लेकिन इसका डिमोरलाइज यही था कि इसका जो ये गुण था ना, ये कैल्शियम तक ही लागू होता था। तो इसका जो दोष है, अष्टक नियम, बीस परमाणु संख्या तक ही लागू हो पाया। और अक्रिय गैस की खोज के बाद ये अष्टक नियम गलत हो गया। आठवां तत्व का रासायनिक गुण, अक्रिय गैस की खोज के बाद यह नियम गलत हो गया। इस नियम के बाद आया था मेंडलीफ का नियम, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जो कि इन तीनों नियम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उससे बहुत सारे तत्व की खोज भी हो गई थी, बहुत सारे तत्व की भविष्यवाणी भी हो गई थी। तो आप पढ़ते हैं मेंडलीफ का आवर्त सारणी। पहले डोराइनर त्रिक पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी तत्व X का परमाणु भार 39 है, Z का परमाणु भार 132 है, तो Y का परमाणु भार क्या होगा? ये क्वेश्चन डोराइनर त्रिक का है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? और ये डोराइनर त्रिक ये भी बोला था कि इसके जो बीच का तत्व होगा, जैसे ये तीन तत्व हम कोई भी ले लिए, X Y Z, तो ये X में ये 39 है और Z ये 132 है, ये बीच का तत्व भी उसका औसत आएगा। अब ये नहीं कि इसको 39 ले लिए फिर 132 और Y को जोड़ के कर रहे हैं, तो वैसे नहीं आएगा। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को औसत निकालेंगे, बीच वाला का परमाणु भार आएगा। तो Y का अगर निकालना है तो 132 प्लस 39/2, इसको जोड़ने के बाद 11 3 3 6 7 171/2, 80 85.5। ये Y का परमाणु भार हो गया। ये डोराइनर त्रिक का क्वेश्चन था। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी
का इसका पहला जो कथन था, परमाणु के रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका कहने का मतलब हो गया कि कोई भी, जैसे कि हम ये तत्व ले लिए, लिथियम ले लिए, बेरिलियम ले लिए, फिर बोरॉन, कार्बन, तो लिथियम का 7 होता है, फिर बेरिलियम का 9, बोरॉन का 10, कार्बन का 12, ये इसका परमाणु भार है। तो इसका कोई भी रासायनिक गुण ले, जैसे लिथियम अगर धातु है, यहाँ ये लिथियम धातु है, फिर बेरिलियम भी धातु है, लेकिन बोरॉन उपधातु है, उपधातु ने इसको भी धातु ही मान ली, और कार्बन उपधातु। तो इसका जो धातु का क्रम है, धातु से उपधातु, फिर उपधातु से अधातु, जैसे कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, तो ये नाइट्रोजन अधातु हो गया, नाइट्रोजन अधातु, फिर ऑक्सीजन भी अधातु, तो ये धातु से उपधातु फिर अधातु। तो इसका जो क्रम है वो इसके परमाणु भार पे निर्भर कर रहा है, मतलब कि परमाणु भार प्रोपोर्शनल होता है 1/, धात्विक गुण के, मतलब कि जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ेगा उसी तरह से उसका धात्विक गुण घट रहा है, लेकिन ये कुछ ही दूर तक। यहाँ पर फ्लोरीन के बाद ये लागू नहीं होगा, क्योंकि नियोन आ जाएगा, फिर उसके बाद अगला। इसीलिए इसी समस्या से बचने के लिए उन्होंने एक वर्ग का निर्माण किया, जिसको मेंडलीव की आवर्त सारणी बोलते हैं। अब देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो बनाए थे, उन्होंने इस तरह से बनाए थे। एक सिंपल आवर्त सारणी बना देते हैं। तो इन्होंने इसमें से इसको जो है ना वर्ग बोला था, और इस क्षैतिज कतार को आवर्त, लंबवत लंबाई को वर्ग, और क्षैतिज लंबाई को आवर्त। तो इन्होंने जब इस क्रम में इसको तत्व को रखना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन रखता, तो हाइड्रोजन तो उस समय खोज ही नहीं हुआ था, उस समय सिर्फ 63 तत्व ही ज्ञात थे मेंडलीव के समय। तो इन्होंने इसको यहाँ पर परमाणु भार के क्रम में रखना स्टार्ट किया, हाइड्रोजन को इधर रखा, फिर यहाँ से लिथियम से स्टार्ट किया, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से ये रखते चले गए। तो जो जो जिस तत्व का खोज हुआ था उस तत्व को रखे, जहाँ पर खोज नहीं हुआ था उसको वहाँ पर से मतलब कि उसके लिए जगह खाली छोड़ दिए। फिर उसके बाद, क्योंकि दो तत्व के परमाणु के बीच परमाणु भार में 2 का ही अंतर होता है। जैसे लिथियम ले लें, लिथियम का परमाणु भार होता है 7, और उसके बाद बेरिलियम का 9, तो इसमें मैक्सिमम 2 का अंतर होगा, 2 से 2.5 का अंतर होता है, उससे ज़्यादा परमाणु भार में अंतर होता नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अंतर मिल रहा है परमाणु भार का, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच एक और तत्व होना चाहिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का गुण यही सब था। पहला गुण था कि तत्वों के अध्ययन में सुविधा होने लगी। दूसरा, भविष्य
तत्वों की भविष्यवाणी भी हो गई कि यहाँ पर ये तत्व होगा, यहाँ वो तत्व होगा। जैसे गैलियम का जो खोज हुआ था वो पहले ही बता दिए थे कि गैलियम यहाँ पर होना चाहिए। तो जैसे में गैलियम की खोज। अब बताइए कि कैसे खोजे होंगे। जैसे गैलियम, जिंक के बाद गैलियम का परमाणु संख्या 32 होता है, तो गैलियम के पहले आ जाएगा आलू गाजर बोरॉन एल्युमिनियम। और अगर हमको बोरॉन मिल गया है, बोरॉन का 5, एल्युमिनियम का 13, 13 18 31, जिसका 31 होता है। तो अगर हमको बोरॉन मिल गया है, बोरॉन के बाद 5 है, फिर 13 है, मतलब पहला आवर्त में 5 होता है, फिर उसके बाद अगर अगला आवर्त जाना है तो 8 जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके अगला जोड़ना है तो 18 आना पड़ेगा। तो ये हमको पहले पता चला कि इसका परमाणु संख्या 31 होगा। और अगर हमको डायरेक्ट उसके बाद इंडियम मिलता है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ बीच में एक तत्व होना चाहिए। इसी तरह गैलियम की खोज कर दी गई और उसका उस समय नाम एका एल्युमिनियम रखा गया था, क्योंकि एल्युमिनियम के बाद में था। इसी तरह कार्बन का सिलिकॉन का खोज हुआ था, तो सिलिकॉन के बाद का जो तत्व फास्फोरस है तो उसका नाम एका सिलिकॉन रख दिया गया था। वो नाम जो जिस वैज्ञानिक ने खोजा उसी के ऊपर उसका नाम रख दिया गया था। और तीसरा का गुण था कि संदेहास्पद परमाणु भार में सुधार किए थे। जैसे अगर हम बेरिलियम का ही निकालें, इसका परमाणु भार 9 होता है, 9 तो नहीं, मतलब पहले जो है इसका अनुमान लगाया गया था कि 8.9 कुछ होता है, लेकिन इसका जो परमाणु भार बराबर क्या होता है, संयोजकता गुना तुल्यांक भार। तुल्यांक भार तो प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं और उसका संयोजकता से उसको गुना कर दिया तो इसका तुल्यांक भार निकालने पर 4.5 गुना 2, पक्का पक्की 9 आ गया। तो इसका जो इसी तरह से बहुत सारे तत्वों का परमाणु भार में उन्होंने सुधार किया, तो जिसके कारण परमाणु भार उसका क्लैरिफाई हो गया कि इसका परमाणु भार इतना ही होगा। लेकिन इसके भी कुछ दोष थे। इन्होंने हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं किया। हाइड्रोजन का स्थान कहाँ पर होगा, इसका पहला दोष। दूसरा, इन्होंने कुछ तत्वों को परमाणु भार के विपरीत क्रम में भी रख दिया, जैसे कि पोटेशियम, आर्गन और पोटेशियम। तो आर्गन का जो परमाणु भार था वो 39 होता है, 39.1, और पोटेशियम इसका 39.9 और इसका 39.1। तो परमाणु भार के क्रम में पोटेशियम पहले होना चाहिए और आर्गन बाद में होना चाहिए, लेकिन इन्होंने आर्गन को पहले रखा और पोटेशियम को बाद में रखा। लेकिन इन्होंने इसका स्पष्ट कारण नहीं दिया, स्पष्टीकरण नहीं किया कि इसको हम पहले क्यों रखें। लेकिन बाद में हम लोगों को पता चला कि इसका 18 होता है और इसका 19 होता है। तो परमाणु संख्या के आधार पर ना इन्होंने, लेकिन परमाणु भार के आधार पर जब वर्गीकरण कर रहे हैं तो 39.9 को बाद में पहले क्यों रखे, पहले तो पोटेशियम को रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पोटेशियम को नहीं रखा, आर्गन को पहले रख दिया। तो इन्होंने इसका स्पष्टीकरण ही नहीं किया कि इन्होंने इसको क्यों ऐसा रखा। और तीसरा हो गया, समस्थानिक को स्थान नहीं दिया। समस्थानिक को सारणी में स्थान नहीं मिला। और उनके एक और दोष था, चौथा, कि इन्होंने ये सोना हो गया, ऑरम हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन निष्क्रिय तत्व को लिथियम वाले वर्ग में रख दिया था। तो इन्होंने इसका भी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वो वहाँ पर हम क्यों रख रहे हैं। तो ऑरम प्लेटिनम के स्थान का स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो ये थी पूरी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने बहुत सारे, मतलब कि उसका पूरे तत्व को खोजने में बहुत बड़ा योगदान भी था, लेकिन कुछ दोष भी था कि
ये इतना काम ये नहीं कर पाए थे। इसके आगे का जो मोस्ले वर्गीकरण है उन्होंने परमाणु संख्या पर किया, और उसका जो वर्गीकरण था वो एकदम पूरा सीधा सा था, और सभी सभी जो भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही थी वो सभी कॉन्सेप्ट को उन्होंने दूर कर दिया। अब हम लोथर मेयर वक्र को पढ़ेंगे। सबसे पहले लोथर मेयर वक्र को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मोस्ले वर्गीकरण पढ़ेंगे। लोथर मेयर वक्र, इससे नीट में क्वेश्चन तो उतना नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो देख लीजिए। लोथर मेयर वक्र जो था वो परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच निकाला गया था। परमाणु आयतन और परमाणु भार, ये वक्र इस तरह से था। लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम। या सोडियम के पहले फ्लोरीन, उसके बाद फिर मैग्नीशियम, पोटेशियम के पहले क्लोरीन, फिर कैल्शियम। इसी तरह से यहाँ पर ब्रोमीन, स्ट्रॉन्शियम, फिर इधर हो जाएगा एस्टेंटीन और बेरियम। ये परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच जो ग्राफ खींचा गया था, तो इसमें ये ऊपर में जो ऊपर वाला पीक है उसको याद रखना है कि यहाँ पर क्षारीय धातु था। ऊपर वाला क्षारीय धातु, और उसके बाद जो आया है वो क्षारीय मृदा धातु है। वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु बोलते हैं, और वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। इसका कारण भी, क्षारीय मृदा धातु इसलिए बोलते हैं कि वर्ग 2 के जितना भी तत्व है ना वो मृदा में ज्यादा, मिट्टी में ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी में पाए जाते हैं। और क्षारीय धातु वो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, इसलिए इसको क्षारीय धातु बोलते हैं। तो ये था लोथर मेयर वक्र। और इसके जो पहले आता है, ये सभी पहले जो आ रहा है वो हैलोजन है, जो अधातु है। तो लिथियम और सोडियम जो भी है वो बीज का काम कर रहा है, इसके पहले अधातु और उसके बाद का धातु। इसी कारण इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये बीज का काम करता है और धातु के बीच की कड़ी का काम है। इसलिए परमाणु आयतन और परमाणु भार के जो वक्र खींचा गया था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है। अब 5वां नंबर में आया था मोस्ले वर्गीकरण। मोस्ले वर्गीकरण के लिए पहले उन्होंने एक सूत्र दिया था, रूट न्यू बराबर a इंटू जेड माइनस बी। ये न्यू उस प्रकाश की आवृत्ति है जो संक्रमण के दौरान परमाणु से निकलती है। अब इस संक्रमण का मतलब क्या हुआ, इसे हम किसी भी परमाणु को चेक करते हैं तो सबसे पहले उसको एक प्रकाश देते हैं, कोई प्रकाश देंगे तो प्रकाश को अवशोषित करेगा, फिर उसके बाद जो वो प्रकाश छोड़ता है ना उसी की आवृत्ति ये यहाँ पर है। और प्रकाश को छोड़ेगा तो ऊर्जा के फॉर्म में छोड़ेगा, तो ऊर्जा है तो उसकी आवृत्ति भी होगी, तो आवृत्ति यहाँ है। यहाँ पर ए और बी जो है वो मोस्ले नियतांक है, और जेड परमाणु संख्या है। तो इसका जो कथन था, तत्वों के रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं।
और ये रूट न्यू बराबर a इंटू जेड माइनस बी है। इसको हम y बराबर एम एक्स माइनस सी के फॉर्म में अगर ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है, रूट न्यू और जेड का ग्राफ इस तरह से। यहाँ पर ये b हो जाएगा अंतःखंड, इंटर कॉन्सेप्ट निकलता है रूट न्यू। b को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना क्योंकि ये और b मोस्टली कांस्टेंट है। बस रूट न्यू और जेड के बीच का ग्राफ जो है इस तरह से आता है। अब ब्लॉक, आवर्त और वर्ग पढ़ेंगे। मोस्ले के वर्गीकरण के बाद जो आवर्त सारणी निकली थी उसको उस समय तक तो बहुत सारे तत्वों की खोज भी हो चुकी थी, तो उसको आधुनिक आवर्त सारणी बोलते थे, जो परमाणु संख्या पर आधारित थी। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी भी इसी तरह की थी। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और इसके नीचे एफ ब्लॉक। अब इसमें आवर्त हो गया और वर्ग और ब्लॉक, ये पहचाने कैसे, इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। अब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लेते हैं, जैसे सोडियम हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1, और मैग्नीशियम का ले लें 1s2 2s2 2p6 3s2, और एग्जांपल में और किसका, फेरस का ले लेते हैं, इसका 26 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3t6। तो वर्ग का निर्धारण कैसे करते हैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश। वर्ग कैसे निर्धारण करते हैं? तो ये S पर निर्धारण करेंगे या P पर निर्धारण करेंगे, D पर निर्धारित करेंगे और या F पर निर्धारित करेंगे, इस पर निर्भर करता है। वर्ग अगर S ब्लॉक में है और अगर P ब्लॉक में है और D ब्लॉक में, जैसे मान लीजिए वर्ग क्या है, ये ही वर्ग है, ये जो लंबा लंबा खींचा हुआ ये वर्ग है। तो अगर D ब्लॉक में है और या अगर P ब्लॉक में, तो S ब्लॉक में अगर है तो इसमें जैसे कि सोडियम का ले लेते हैं, तो यहाँ पर S पर कितना है, मैक्सिमम का देखना है। जैसे ये यहाँ पे 1s है 2s है 2s है, तो वो नहीं, मैक्सिमम जितना है, मतलब अधिकतम S वाला नंबर। तो अधिकतम ब्लॉक का नंबर, अधिकतम ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन नंबर। तो अधिकतम ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो गया? इसका जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना है 3s में, एक है, यहाँ एक, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पहला वर्ग में है। और आवर्त क्या होगा? तो आवर्त के लिए है, या इसको अधिकतम की जगह अंतिम ही ज़्यादा सुन है, क्योंकि अधिकतम में कुछ अपवाद आ जाएगा। तो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन का नंबर, अंतिम कक्षा 3s है तो उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर वर्ग हो गया। और आवर्त की अगर पहचान करना है तो आवर्त में अधिकतम कक्षा का नंबर, कक्षा की संख्या, जैसे यहाँ पर कितना है सोडियम का अधिकतम, इसका पहला कक्षा ये हो गया, दूसरा कक्षा 8, तीसरा कक्षा, क्योंकि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 18, तो 18 तो भी भरा नहीं है। इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा के जो निर्माण होता है वो तो पता है 2n²। तो पहला कक्षा में 2 के 1 रखेंगे, 2 गुना 1 का स्क्वायर 2, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का जो पहला आवर्त हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, और वर्ग पहला, और ब्लॉक S ब्लॉक।
उसी तरह अगर पी ब्लॉक में देखें तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना भी दिया हुआ है, जैसे कि इसका अगर पी ब्लॉक का कोई तत्व ले लेते हैं, पी ब्लॉक का हो गया बोरॉन। बोरॉन को छोड़िए, बोरॉन तो बहुत छोटा है, बोरॉन ले लेते हैं 1s2 2s2 2p1, इसका 1 हो गया। तो P के लिए क्या करेंगे ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +10 कर देंगे। अगर हमको P का वर्ग निकालना है तो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 करना है। कितना है अंतिम कक्षा में? 1 2 1 3, अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 1 3 10 3 13। अंतिम कक्षा यही ना हुआ 1s2, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा। तो दूसरा कक्षा कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 1 3, तो 3 + 10 13, इसका वर्ग संख्या 13 हो जाएगा। और डी का बात करें तो डी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस डी का इलेक्ट्रॉन, दो प्लस डी का इलेक्ट्रॉन। डी में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका 2 जोड़ना है। जैसे कि फेरस का अगर बात करें तो फेरस में कितना है? D6, तो 2 जोड़ 6 बराबर 8। इसका अंतिम कक्षा ये हो गया 2, इसका पहला कक्षा 2 6 8, दूसरा कक्षा 2 6 2 8 2 10 3s2 3 p6, इसका भी कक्षा कंप्लीट ही नहीं हुआ है, 3d6। तो फिर से देख लेते हैं वर्ग का निर्धारण किससे करते हैं कि उसमें कितना, अगर ये वर्ग निर्धारण कर रहे हैं तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये किस ब्लॉक में है। तो एस ब्लॉक का अलग केस है, पी ब्लॉक का अलग केस है और डी ब्लॉक का अलग केस है। तो एस ब्लॉक में अगर है तो उसको अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का नंबर देखेंगे। अंतिम कक्षा कौन है? 3s1, पहला वर्ग में आ गया। और अगर पी ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे और +10 कर देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया? 2 + 1। अंतिम कक्षा का देख सकते हैं तो अंतिम कक्षा में भी 3 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर सकता है, जैसे 1s2 है, s में 2 है, और फिर p में फिर 2s2 और फिर 2p1, यहाँ पर 1 है। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के यहाँ देगा और फिर तीनों कक्षा बॉन्ड बना सकते हैं। इसका यहाँ तीनों पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ 3 लिखे, 3 + 10, ये 13वां वर्ग हो गया। और अगर डी में है तो 2 + 10 डी का इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 का ये 2 जो वर्ग है पहले आ रहा है ना, उसके बाद डी का इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो वास्तव में डी का वर्ग निकल जाएगा, सिंपल है। और फिर आवर्त निकालना है तो मैक्सिमम कक्षा का नंबर देख लेंगे बस। जैसे ये सोडियम है, सोडियम का मैक्सिमम कक्षा का नंबर 3 है, मैग्नीशियम है इसका भी 3 है, और फेरस है तो इसका मैक्सिमम 4 है, तो इसका आवर्त 4 हो जाएगा, इसकी आवर्त संख्या 4। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल इसके बाद तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।